साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भाषा, है ना। तो कि मतलब हिंदी में भाषा क्या है, भाषा हिंदी भाषा क्या है, भाषा शब्द क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो हम बात करते हैं भाषा की। तो देखिए साथियों, भाषा की परिभाषा है कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहा हुआ। यानी कि भाषा का अर्थ होता है प्रकट करना। क्या होता है साथियों? यानी कि बोलना, अपने मनोभावों को, हमारे अंदर जो विचार आते हैं उनको बोलना क्या कहलाता है साथियों? भाषा कहलाता है। तो भाषा की परिभाषा है साथियों शीट मौद्य के अनुसार। ये बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है साथियों और बहुत ही मतलब एग्जाम में पूछी जाने वाली परिभाषा है। तो परिभाषा है साथियों शीट के अनुसार। तो इन्होंने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा, है ना, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा कहलाता है। यानी कि ध्वन्यात्मक शब्दों यानी कि जो ध्वनि के रूप में परिवर्तित होते हैं, जो शब्द मतलब मुख्य विवर से बाहर निकलते हैं, वो जो मस्तिष्क में चलने वाले विचार है उनका जो प्रकटीकरण होता है, तो उसको ही क्या कहते हैं साथियों? भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है इनके बाद भाषा मतलब परिभाषा दी है जैसे अरस्तु महोदय ने, है ना साथियों। अरस्तु महोदय ने परिभाषा दी है। तो अरस्तु महोदय के अनुसार परिभाषा है कि अरस्तु ने लिखा है, क्या लिखा है साथियों? अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए साथियों, अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, यानी कि जो उसके अंदर जो विचार प्रकट होते हैं उनको एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिन सार्थक ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करता है, यानी कि जो ध्वनि निकालता है अपने मुख विवर से, जिन प्रतीकों का वो प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं, है ना। यानी कि बोलने के लिए जिस ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। और आगे उन्होंने लिखा है साथियों कि अगर इस संसार में, है ना, अगर एक दो लाइनें छूट गई है। तो आगे उन्होंने लिखा है कि भाषा विचार विनिमय का साधन है, यानी कि विचार को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है, जिसके द्वारा किसी समाज में रहने वाले लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि एक समाज में रहने वाले लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो उसे क्या कहते हैं साथियों? भाषा कहते हैं, है ना। अगर इस संसार में भाषा नहीं होती तो ये संसार एकमात्र विराट गुंगों की बस्ती होता, है ना। यानी कि अरस्तु महोदय ने कहा है कि इस संसार में अगर भाषा नहीं होती तो ये संसार एक विराट गुंगों की बस्ती होता, इसके सिवा और कुछ भी नहीं होता, है ना। तो यानी कि अगर विचार विनिमय नहीं कर पाते, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, तो एक दूसरे के मन के भावों को कैसे समझते, कैसे जान पाते। आगे है साथियों भाषा के रूप, यानी कि भाषा के कितने रूप है, भाषा को किस तरह से मतलब कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ है साथियों भाषा के 3 रूप माने गए हैं, है ना। यानी प्रमुख रूप से भाषा के 3 रूप माने गए हैं। पहला है साथियों मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा है सांकेतिक, है ना। तो मौखिक यानी कि जो हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक रूप कहते हैं, और मौखिक हम अंदर से बोलते हैं यानी कि अपनी आत्मा से बोलते हैं साथियों, तो इसे मौखिक रूप कहते हैं। इसके बाद है लिखित, यानी कि जो हम शरीर के द्वारा जो हस्त क्रिया करके जो लिखते हैं, जो प्रकट करते हैं, उसे लिखित रूप कहते हैं। और जो सांकेतिक, यानी कि जो सांकेतिक है साथियों कि हम इशारों से, संकेतों के माध्यम से किसी चीज़ को प्रकट करने का या समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं, है ना। और भाषा का अर्थ होता है साथियों, भाषा के 2 अर्थ होते हैं, एक तो संकुचित अर्थ होता है और एक होता है व्यापक अर्थ, यानी कि संकुचित यानी कि छोटा रूप, है ना। तो भाषा का जो छोटा रूप होता है उसे संकुचित अर्थ कहते हैं, और एक होता है भाषा का मतलब व्यापक रूप, यानी कि विस्तृत रूप से भाषा को प्रकट किया जाता है, उसे व्यापक रूप कहते हैं। नेक्स्ट है साथियों जैसे भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अब बच्चा जन्म लेता है तो उसको शुरू में उसकी माँ की जो भाषा कोई से भी देश हो, जैसे कोई सा भी देश है, जैसे हमारा मतलब भारत है, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो बच्चा पैदा होते ही हिंदी बोलने सीख जाता है,
इसी तरह जैसे अमेरिका है, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लैंड है, वहाँ इंग्लिश बोली जाती है। तो वहाँ पे बच्चा पैदा होने के साथ ही वो उसकी मातृभाषा होती है, वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। इसी तरह साथियों मातृभाषा होती है, देखो साथियों मातृभाषा क्या होती है कि बालक क्या होती है साथियों, बालक जिस भाषा को अपनी माँ से सीखता है, क्या करता है साथियों, बालक जिस भाषा को अपनी माँ से सीखता है वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। वह मतलब जो उसकी माँ बोलती है वही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है साथियों, और वही भाषा वो सबसे पहले सीखता है। उसके बाद आती है साथियों राजभाषा, है ना। तो यदि राजभाषा होती है कि यदि किसी देश के समस्त संवैधानिक कार्य, यानी कि जिस देश के समस्त संवैधान यानी कि संविधान के जो कार्य जिस भाषा में संपादित होते हैं, यानी कि जिस भाषा में लिखे जाते हैं, वह भाषा उस देश की राजभाषा कहलाती है। यानी कि जो देश होता है उसकी जो संवैधानिक रूप से जो प्रक्रिया होती है ना, और उन प्रक्रियाओं को जिस भाषा में व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, वो भाषा उस देश की राजभाषा कहलाती है साथियों। नेक्स्ट आती है साथियों राष्ट्रभाषा, है ना। तो राष्ट्रभाषा है यदि किसी देश के अधिक से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान सर्वाधिक जिस भाषा में करते हैं, वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। देखिए साथियों, यानी कि ऐसी भाषा जिसका प्रयोग पूरे देश में, यानी कि मान लो एक देश है, उसके अंदर 10 राज्य हैं, 50 राज्य हैं, 100 राज्य हैं, उनके अंदर एक ही भाषा अगर बोली जाती है तो वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे साथियों इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, तो वो इंग्लिश उस देश की क्या होगी, राष्ट्रभाषा कहलाएगी। इसी तरह साथियों आगे देखो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो देखिए साथियों हिंदी शब्द की उत्पत्ति, जब ईरानी लोग सर्वप्रथम भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी, क्या कहा साथियों, जब ईरानी लोग भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, और सिंधुवासियों को साथियों उन्होंने हिंदूवासी कहा, है ना। और सिंधुस्तान को, यानी जो सिंधुस्तान नाम था उसको साथियों उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया है, हिंदुस्तान कहा। तथा सिंधी को हिंदी कहकर पुकारा, यानी कि जो सिंधी भाषा थी उसको हिंदी भाषा कहकर पुकारा। इसका प्रमुख कारण था साथियों कि जो वहाँ के ईरानी लोग थे वो वहाँ की भाषा थी फारसी भाषा, और फारसी भाषा में साथियों स होता है जो सिंधी, है ना, यानी कि स है, तो इस स को फारसी भाषा में ह बोला जाता था साथियों, ह। अभी स को ह बोलेंगे तो सिंधी को वो मतलब चाल की भाषा में वो उनकी भाषा में हिंदी ही बोलेंगे। इसका प्रमुख कारण यही था साथियों, है ना। तो यहाँ आगे दे भी रखा है साथियों, तो ये है इसका प्रमुख कारण फारसी भाषा में स का उच्चारण ह किया जाता था, यानी कि जो स होता था उसका उच्चारण क्या किया जाता था साथियों, ह, है ना। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है साथियों, हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है ना। आगे देखो साथियों हिंदी भाषा का विकास, है ना। अब शब्द की उत्पत्ति तो फारसी भाषा से हुई है, और हिंदी भाषा का विकास हुआ है जो किससे हुआ है साथियों, वो हुआ है अपभ्रंश भाषा से। किससे हुआ है साथियों, अपभ्रंश भाषा से। यानी कि यहाँ समझने की कोशिश कीजिए साथियों कि हिंदी भाषा शब्द, है ना, एक शब्द है हिंदी, इसकी उत्पत्ति तो हुई है साथियों फारसी भाषा से। किससे हुई है साथियों, फारसी भाषा से। ये फारसी खां के लोग बोलते थे, तो फारसी ईरान के लोग बोलते थे, और ईरान के लोग जो फारसी बोलते थे तो फारसी में स को ह बोला जाता था, यानी कि जो सिंधु शब्द था उसको फारसी लोगों ने हिंदू शब्द नाम दिया। इसी तरह जैसे सिंधी थी उस भाषा को साथियों इस शब्द को उन्होंने हिंदी नाम दिया, है ना। तो आगे देखिए साथियों हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है ना। तो अपभ्रंश भाषा थी उससे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा साथियों कि हिंदी भाषा का कालक्रम क्या है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किन किन भाषाओं में परिवर्तित होकर मतलब हिंदी में आके हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। यानी कि पहले सभी भाषाओं की जननी संस्कृत मानी जाती है साथियों, और संस्कृत से किस तरह प्रक्रिया के अनुसार हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा साथियों। इसके बाद
मतलब आप देखना उसमें कालक्रम बताएंगे और उस मतलब समय बताएंगे, मतलब कौन सी भाषा का उत्पत्ति के बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। जैसे इसमें अपन को तो क्लियर ये याद रखना है कि फारसी जो भाषा फारसी शब्द है वो तो मतलब हिंदी ह कहा जाता है, स को ह कहा जाता है ना। तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएँ हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएँ हैं साथियों? 5 और 18 बोलियाँ हैं, यानी कि हिंदी भाषा की भी 5 तो उपभाषाएँ और 18 बोलियाँ हैं। नेक्स्ट है साथियों, जैसे हिंदी भाषा का प्रावधान के मतलब संविधान में कब किया गया, कैसे किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया, तो ये है साथियों संविधान में राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधान, यानी कि राजभाषा के ऊपर संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ आ जाइए साथियों, देखिए कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, कहाँ तक? 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि इसका प्रावधान दिया गया है कि 343 से लेकर 351 अनुच्छेद के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है कि हिंदी है जो कौन सी भाषा है? राजभाषा है। नेक्स्ट आ जाओ साथियों, अनुच्छेद 343 क, यानी कि भाग 1 या क, इस अनुच्छेद के तहत इस अनुच्छेद के तहत 343 क के तहत 14 सितंबर 1949 को, कब साथियों? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो साथियों क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया साथियों। और किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 343 क में दिया गया है ना। आगे देखिए साथियों, जिसकी लिपि देवनागरी तथा अंक देवनागरी लिपि का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया है, यानी कि इसकी जो लिपि दे रखी है, यानी किस लिपि में इसको लिखा जाता है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यानी देवनागरी लिपि में इसको स्वीकार किया गया है साथियों। देवनागरी लिपि में हिंदी के अंक इस तरह है साथियों, जैसे मतलब हिंदी की अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी की गिनती बोलते हैं साथियों, है ना। देवनागरी लिपि में हिंदी के अंक हैं, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये साथियों ये है देवनागरी लिपि में हिंदी के अंक। इन्हीं अंकों का अंतरूप भी स्वीकार किया गया है साथियों। इनका अंतरूप है, जैसे है देवनागरी का अंतरूप। तो जैसे अपन दैनिक बोलचाल में या जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं वो है साथियों 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन अंकों को हम हमारे दैनिक रूप में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसी तरह साथियों जैसे हिंदी दिवस है ना, अब ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है साथियों? 14 सितंबर को। इसी तरह है विश्व हिंदी दिवस, है ना, यानी कि जो हिंदी दिवस है हमारे देश में, जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो तो मनाया जाता है 14 सितंबर को। और जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों, यानी कि पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है साथियों? 10 जनवरी को। इस तरह आगे देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था, यानी कि जब संविधान का निर्माण किया गया उस समय साथियों जो 8वीं अनुसूची थी उसके अंतर्गत 14 भाषाओं का उल्लेख था। जबकि वर्तमान में, है ना, वर्तमान में संशोधन करके वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो साथियों 22 भाषाओं का उल्लेख लिखा नहीं रखा है साथियों, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है साथियों। यहाँ देखिए साथियों कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में संविधान की 12वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है ना। तो यानी कि संविधान की वर्तमान
जो मतलब 12वीं अनुसूची है वर्तमान में, उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं को संविधान में स्थान प्रदान किया गया है। तो ये मतलब 14 भाषाओं के बाद कब जोड़ी गई साथियों, तो ये यहाँ देखिए आप 21वें संविधान संशोधन, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। 21वें संविधान संशोधन 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन किया गया था साथियों, उसके द्वारा सिंधी भाषा यानी 15वें नंबर की जो भाषा है वो थी सिंधी भाषा, तो इसको इसमें जोड़ा गया था साथियों संविधान में, है ना। उसके बाद जोड़ी गई थी साथियों 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कब जोड़ी गई थी साथियों? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 16 भाषाएँ जैसे साथियों नेपाली 17वीं नीचे लिख रखी है मैंने, 17वीं है कोंकणी और 18वीं है मणिपुरी, यानी कि इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक रूप में यानी संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद है साथियों 92 यानी कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कब हुआ था साथियों? ये 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, है ना। इसके द्वारा भाषाओं को सम्मिलित किया गया। तो पहली भाषा की गई थी डोगरी साथियों, डोगरी भाषा का नाम है डोगरी। और 20वीं भाषा सम्मिलित की गई थी मैथिली, 21वीं की गई थी संथाली और 22वीं भाषा की गई थी साथियों बोडो, है ना। तो मतलब 14 भाषाओं के बाद इन भाषाओं को संवैधानिक रूप में सम्मिलित किया गया, जो कि वर्तमान 12वीं अनुसूची, साथियों यहाँ ध्यान रखना कि वर्तमान में 12वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है, और पहले जो था वो संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था साथियों। इसके बाद आ जाइए साथियों, मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछने के लायक जो क्वेश्चन है उनको मैंने लिख रखा है ना। तो आ जाइए साथियों, जैसे हमारे 2 क्वेश्चन तो हो ही गए थे इसके कि हिंदी दिवस कौन सा था साथियों? हिंदी दिवस। तो ये तो मनाया जाता है साथियों, आपको पता हो गया होगा कि ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, है ना। और साथियों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है साथियों 10 जनवरी को, है ना। इसके बाद है साथियों कि जैसे मातृभाषा दिवस, है ना। तो यानी कि मातृभाषा दिवस मनाया जाता है साथियों 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है साथियों? ये मनाया जाता है 21 यानी कि 21 फरवरी को ये मनाया जाता है साथियों 21 फरवरी को। इसके बाद मोस्ट है कविता दिवस, है ना। ये मनाया जाता है साथियों 21 मार्च को, है ना। इसके बाद है साथियों पत्रकारिता दिवस, ये मनाया जाता है 30 मई को। कब मनाया जाता है साथियों? 30 मई को। ये भी मोस्ट लगा लीजिए आप, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है ऐसा क्वेश्चन कि पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है साथियों 30 मई को। इसी तरह जैसे साथियों योग दिवस, है ना। तो ये योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इसके बाद है साथियों शिक्षक दिवस, है ना, जो आप लोग जिसकी तैयारी कर रहे हो, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। इसके बाद है साथियों साक्षरता दिवस, यानी कि साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, है ना। और साथियों जैसे हिंदी सप्ताह, है ना, तो हिंदी सप्ताह माना जाता है 14 सितंबर से 20 सितंबर तक माना जाता है साथियों, है ना। यानी कि 14 सितंबर के बाद जो एक पहला वाला सप्ताह था उसको हिंदी सप्ताह भी कहा जाता है साथियों। तो यहाँ पे देखो आप, हिंदी सप्ताह यानी कि 14 सितंबर से 20 सितंबर तक हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। इसी तरह साथियों होता है हिंदी पखवाड़ा, है ना। यानी कि पखवाड़े में कितने दिन होते हैं साथियों? पखवाड़े में होते हैं 14 दिन। क्या कितने होते हैं साथियों? 14 दिन। यानी कि एक पखवाड़े में कितने दिन होते हैं? 14 दिन, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है साथियों वो है कि जैसे हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और ये हुई थी साथियों नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बनता है कि राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी साथियों?
1955 राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी साथियों 1955 में। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है साथियों, राजभाषा विभाग यानी कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों राजभाषा विभाग की स्थापना हुई थी 1975 में, 75। इसके बाद है साथियों जैसे प्रमुख समाचार पत्र है ना, तो इनमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है साथियों। जैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है ना, यानी कि हिंदी में का जो पहला समाचार पत्र था है ना, तो ये था साथियों हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उद्दंत मार्तंड। क्या था साथियों? उद्दंत मार्तंड। ये छापा था साथियों जुगल किशोर शर्मा ने है ना। उद्दंत मार्तंड ये छापा था साथियों जुगल किशोर शर्मा ने, और ये प्रकाशित हुआ था कलकत्ता में। कहाँ प्रकाशित हुआ था साथियों? कलकत्ता में हुआ था, और ये छापा था 30 मई 1826 को। कब छापा था साथियों? 30 मई 1826 को छापा था। और 30 मई को क्या साथियों? 30 मई को ही पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। ये पहला समाचार पत्र छपा था साथियों। इसके बाद हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के रूप में प्रयोग है ना, यानी कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम भाषा के रूप में प्रयोग किया था सैफुद्दीन एजुद्दीन ने। किसने किया था साथियों? सैफुद्दीन एजुद्दीन। में आपको बता दूं, नाम क्लियर देख लो आप, सैफुद्दीन एजुद्दीन है ना। इन्होंने सर्वप्रथम यानी कि हिंदी शब्द का सबसे पहले भाषा के रूप में प्रयोग, यानी कि भाषा बोली जाती थी उसके रूप में उसको जो नाम दिया था वो दिया था सैफुद्दीन एजुद्दीन ने हिंदी नाम दिया था है ना। और जो इन्होंने सैफुद्दीन एजुद्दीन है, इन्होंने इसको प्रमाणित करने के लिए जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था जफरनामा है ना, तो साथ ही इनके ग्रंथ का नाम है जफरनामा। तो इसमें इन्होंने इस के बारे में लिखा था कि इस भाषा का नाम हिंदी होगा है ना। तो इसमें जफरनामा में सैफुद्दीन एजुद्दीन का जो ग्रंथ है जफरनामा, उसमें इन्होंने प्रमाणित किया है। आगे आ जाइए साथियों, नेक्स्ट है हिंदी भाषा का विकास सोर्स यानी अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है साथियों? सोर्स यानी अपभ्रंश से माना जाता है। और आपको पता होगा कि अपभ्रंश को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने 7 रूपों में विभाजित किया है ना। जबकि हिंदी भाषा की शुरुआत 1000 ईस्वी से मानी जाती है ना। तो हिंदी भाषा की शुरुआत कब से मानी जाती है साथियों? 1000 ईस्वी से। एक क्वेश्चन और है साथियों कि हिंदी भाषा का मानक समय है ना। हिंदी भाषा का मानक समय तो माना जाता है साथियों 1100 ईस्वी, लेकिन जो मतलब इसकी शुरुआत मानी जाती है साथियों वो मानी जाती है 1000 ईस्वी से मानी जाती है साथियों। जैसे यहाँ हमने लिख रखा है कि हिंदी भाषा का मानक समय 1100 ईस्वी माना जाता है साथियों। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। ये थी भाषा की छोटी सी जानकारी। मेरा विश्वास है कि इस जो जानकारी मैंने आपको दी है, जो मैंने नोट्स बना के और जो आपको बताया है, उसमें से संभावना है कि 99% संभावना है कि एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता है साथियों। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हिंदी से रिलेटेड, हिंदी भाषा से संबंधित, संविधान में संशोधन से संबंधित, अनुसूची से संबंधित, या ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों जो हमें याद होते हुए भी हम उसको सही नहीं लगा पाते हैं है ना। जैसे संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, इसके पीछे सन पूछ लेते हैं। तो साथियों ऐसे मतलब जो छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चन होते हैं ये हमें याद नहीं होते हैं। तो इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें साथियों, और जो सारे कंसेप्ट है आपके वो क्लियर कर लें। और ऐसी ही और वीडियो लाने के लिए साथियों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऑथेंटिक चीज़ आपको मिल सके साथियों। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जितना भी ये कम से कम मैटर हो या ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हो, लेकिन जितना भी आपको मैटर मिले वो एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए साथियों। यानी कि हम किसी चीज़ को गलत पढ़ लेते हैं, गलती याद हो जाती है हमें, बाद में हम मतलब एग्ज़ाम में जाके हम सोचते हैं यार ये मतलब वहाँ 4 क्वेश्चन एक साथ लगते हैं, फिर सोचते हैं कि ये था कि ये था, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं साथियों। क्योंकि कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कॉमन क्वेश्चन में हम कंफ्यूज होते हैं, जो क्वेश्चन हमें याद होते हैं वही गलत होते हैं साथियों। इसलिए आप अपने मतलब दिलो दिमाग से आराम से अच्छी तरह से तैयारी करें साथियों। और मेरा वादा है कि मैं मतलब
पूरा जो सिलेबस है हिंदी का, इसको इस तरह से कंप्लीट कराऊंगा कि पूरे नोट्सों से कंप्लीट कराऊंगा साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों।